वेलकम बैक। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसमें आप अपने 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, इस तरह से इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इसमें इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है EFB की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है टू कोर टेक्निक्स कौन सी हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA किसने दिया था, तो ये स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर 1972 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रिपेयर किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। इसमें क्या है, साल्मोनेला का इन्होंने प्लाज्मिड लिया और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, उनको कट करके ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया था और इस तरह से फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA जो है इन्होंने प्रिपेयर किया था। सो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, आपने याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बोलते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 बेसिक स्टेप्स क्या हैं कि आप एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना DNA को जो जिसमें डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट, मीन्स फिर उस डिज़ायरेबल जीन को होस्ट के DNA में इंट्रोड्यूस करवाना और फिर उसको मेंटेन करना, मीन्स उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना DNA की। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है इनको कहाँ से फाइंड आउट किया गया था, प्रोकैरियोट से फाइंड आउट किया गया था, मीन्स सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही प्रोड्यूस करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो 1963 में 2 एंजाइम जो हैं देखे गए थे कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक होता है वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो उसने क्या किया, अटैक किया और अपना DNA इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब इस DNA के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने क्या किया, 2 एंजाइम रिलीज किए, कौन कौन से, फर्स्ट मिथाइलेज और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मिथाइलेज ने क्या किया, जहाँ पे रिकॉग्निशन साइट्स थी वहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर लिया अपने DNA में बैक्टीरिया ने, लाइक इस तरह से। उसके बाद है इसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रिलीज किया जिससे इस वायरस का DNA जो है इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, और मिथाइल ग्रुप इसलिए ऐड किए थे ताकि अपने DNA को ये डिस्ट्रॉय ना कर सके। सो इस तरह से ये 2 एंजाइम्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे 1963 में। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा था, हिंद 2 याद रखना। अब हिंद 2 का क्या मीनिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंद मीन्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, डी क्या है स्ट्रेन, और 2 है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ई कोरबन। तो ई मीन्स एशरीरिया, को कोलाई, RY जो है ये स्ट्रेन आ जाएगा और 13 जो है ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक साइट्स को। जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक साइट्स को उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन DNA, ठीक है। DNA में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको जब हम रीड करते हैं एक साइड से तो वो दूसरी साइड से भी सेम होता है रीड करने में। लाइक यहाँ पे देखें आप GAATTC, तो अब आप ऑपोजिट साइड से देखेंगे तो GAATTC, तो इसी सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो वेक्टर DNA को कट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज फॉरेन DNA को कट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉरेन DNA मीन्स डिज़ायर्ड DNA और वेक्टर DNA मीन्स प्लाज्मिड की बात करी है। तो यहाँ से पर्टिकुलर जगह पे इसने कट किया, GA बॉन्ड को यहाँ से इनके बीच में बॉन्ड को कट कर दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जिसको ये कट करता है, और फिर यहाँ पे ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर यहाँ पे ये वाला DNA यहाँ पे इसके साथ इंसर्ट हो जाता है और फिर ये बनता है रिकॉम्बिनेंट DNA। ये रिकॉम्बिनेंट DNA है, ठीक है, इतना क्लियर।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से कभी भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए, तो चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्टली क्या है यहाँ पे, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपको पता है कि हमने पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिया, फिर उस पर्टिकुलर डीएनए को हमने क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने उनको कट करना है फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंटेशन कर लिया। उसके बाद जो है उसको पर्टिकुलर डीएनए को हमने क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करते हैं, किस चीज़ को सेपरेट करते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। उसके बाद है यहाँ पे, जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट डीएनए का होगा, जितना छोटा साइज होगा, उतना ही वो दूर तक मूव करेगा। फार्दर मूव मीन्स ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्ज डीएनए का फ्रेगमेंट है। क्लियर। अब ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे है ये, और यहाँ पे क्या है, यहाँ कैथोड है एक साइड पे और एक साइड पे इलेक्ट्रोड है एनोड, और यहाँ पे डीएनए को लोड किया जाता है। कैथोड साइड में डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और वो एनोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना स्मॉल होगा वो उतना ही फार्दर मूव करेगा। उसके बाद है, ये डीएनए ऐसे विजिबल नहीं होता भाई, इसके लिए यहाँ पे एक स्टेन जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। कौन सी, इथिडियम ब्रोमाइड। बट इथिडियम ब्रोमाइड से भी डीएनए विजिबल नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो कैसे विजिबल होगा, यहाँ पे भाई यूवी लैम्प के अंडर, यूवी लाइट के अंडर जो है इस डीएनए को देखना पड़ेगा, तब यहाँ पे ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यूवी लाइट से एक्सपोज किया और फिर ऑरेंज कलर के बैंड जो हैं वो अपीयर हुए, विजिबल हुए। ठीक है, इतना ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर, यूवी लाइट के अंडर विजिबल होते हैं। उसके बाद है इल्यूजन क्या होता है। अब आपको जो डीएनए चाहिए, जिसको बोलते हैं डिज़ायर डीएनए, उसको आपने यहाँ जेल के साथ कट कर लिया और इसको यहाँ से निकाल लिया, उसको बोलते हैं इल्यूजन। देन क्लोनिंग वेक्टर्स कौन से होते हैं, तो ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया जाता है। सबसे बेस्ट कौन होता है, जिसका हाई कॉपी नंबर होता है। तो कईयों का 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल होता है। तो हम इस तरह से बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हैं एज क्लोनिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। ORI होना चाहिए, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और डीएनए का नया पीस बनेगा। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये प्लाज्मिड है PBR322, और यहाँ पे आप ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देख रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं, इनको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, ये हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेंट को फाइंड आउट करने में। उसके बाद है क्लोनिंग साइट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्टली यहाँ पे सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए प्लाज्मिड के अंदर। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हुई तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को यहाँ से भी कट कर देगा, यहाँ से भी कट कर देगा, और आपका प्लाज्मिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन इनकी रिकॉग्निशन साइट्स को थोड़ा बहुत याद कर लेना। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के पास ये बैम और साल जो है ये 2 रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, और एम्फीसाइक्लिन के पास PBU1 और PST1 होती हैं। एक और वेक्टर होता है जिसमें टेट्रासाइक्लिन की जगह पे, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन की जगह पे यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जीन होता है। मींस इसका क्या फ़ायदा रहता है यहाँ पे, कि अगर इसकी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन चुका है, तो अगर इसको जो है यहाँ पे एक डाई के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो मीन्स ये ट्रांसपेरेंट होगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से वो सिलेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इसको। उसके बाद है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। ये जो है ये पैथोजन रहता है कहाँ पे, डाइकोट प्लांट्स में। इम्पॉर्टेंट, इसके पास जो है
डीएनए का जो नेम होता है वो उसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, टीडीएनए, ठीक है। और ये क्या करता है, प्लांट्स में ट्यूमर कॉज कर देता है, नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी तरफ रिट्रोवायरसेस, ये एनिमल्स में होते हैं, ये नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैंसरस सेल में। अब देखो ह्यूमन ने इन्हीं को ही यूज़ करके इनको क्या किया, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है इसको डिसआर्म कर दिया और इसको जो है यूटिलाइज कर लिया, किस चीज़ के लिए, एज अ क्लोनिंग वेक्टर के लिए, ठीक है। मॉडिफाई कर लिया, इसको डिसआर्म कर दिया, अब ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता, तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मींस अगर प्लांट्स में डिज़ायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, और एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करवाना है डिज़ायर्ड जीन तो वहाँ पे रिट्रोवायरस को यूज़ कर लेंगे और वो डिजीज़ भी कॉज नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपने इसमें ज़्यादा नहीं, सिंपल सा ये रखना है। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो यहाँ पे डीएनए को क्या करना है, सेल को क्या करना है, कॉम्पिटेंट करना है ताकि वो डीएनए को इजीली एब्जॉर्ब कर सके, टेकअप कर सके। तो कैसे करेगा, बैक्टीरिया सेल को यहाँ पे डाइवलेंट कैटाइन के साथ एक्सपोज करना है। मेनली क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से, तो वो इजीली उसमें क्या है, सेल वॉल में पोर्स बन जाते हैं और इजीली डीएनए को, सराउंडिंग डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा है यहाँ पे हीट शॉक दिया जाता है। मीन्स पहले हाई टेम्परेचर में रखा, फिर लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया को रखा, फिर से हाई टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर। इस तरह से ये जो बैक्टीरिया है वो कॉम्पिटेंट हो जाता है और सराउंडिंग डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है एनिमल सेल में हम डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं और डायरेक्ट न्यूक्लियस में डीएनए को, डिज़ायर्ड डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद है प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जीन गन और बायोलिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स को कोट किया डीएनए से और इसको जीन गन की हेल्प से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट सेल के अंदर। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको भी आपने याद। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपने स्टेप्स याद रखने हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मींस फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है डीएनए। फिर उसके बाद हम सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करते हैं डिज़ायर्ड डीएनए को, किसकी हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। फिर उसकी एम्प्लीफिकेशन मींस नंबर ऑफ कॉपीज हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए हम पीसीआर यूज़ कर लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और उसके बाद इस जो पर्टिकुलर जीन होता है उसको वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवा के उसको फिर होस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर पर्टिकुलर सिलेक्टेड मीडियम में उस होस्ट सेल को ग्रो करवाते हैं और फिर अपने जो डिज़ायर्ड जीन है उसका प्रोडक्ट बनवाना है तो हम उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर, ये मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे एम्प्लीफिकेशन मींस नंबर ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस करना डिज़ायर्ड डीएनए की। तो यहाँ पे इन विट्रो हम ये करते हैं, इसमें कोई लिविंग सेल यूज़ नहीं करते हैं। इन विट्रो मींस हम टेस्ट ट्यूब में करेंगे ये लैब में, तो देखेंगे आप लोग। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं, डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप होता है एनीलिंग और थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं जिसमें डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। उसके बाद एनीलिंग में यहाँ पे प्राइमर ऐड करते हैं 55 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। उसके बाद है थर्ड स्टेप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है, जो प्राइमर है उसकी एक्सटेंशन होगी और यहाँ पे कंप्लीट डीएनए जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये 72 डिग्री सेल्सियस में होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूटिलाइज होता है यहाँ पे और डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब ये टैग डीएनए जो टैग पॉलीमरेज जो है ये कहाँ से फाइंड आउट किया, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि इससे फाइंड आउट किया जाता है और ये बहुत ही हाईली थर्मोस्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर में भी ये डीनेचर नहीं होता। यहाँ पे हम इतना ही करेंगे। उसके बाद हम आगे
नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, 100 से 1000 लीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है इनमें बायोरिएक्टर्स में पर्टिकुलर ऑप्टिमल कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। क्या क्या है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन्स, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ऑप्टिमम कंडीशंस में ये प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्टायर टैंक की बात करें तो ये सिलिंड्रिकल होता है और कर्व्ड बेस होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इट फैसिलिटेट्स द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, जो भी इसमें कंटेंट है उसको मिक्स करने में ये हेल्प करता है। और स्टायरर क्या करता है, ये इवन मिक्सिंग करता है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है पूरे कंटेंट के अंदर। उसके बाद है बायोरिएक्टर, यहाँ पे इसमें एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पोर्ट्स, ये सब इसमें फैसिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, तो सिंपल से रखना है, जिसमें प्रोडक्ट को सेपरेट करना और प्योरीफाई करना, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसमें फर्स्टली क्या है, प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेना है, फिर उसको प्योरीफाई करना है और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी करनी है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस और जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए वेरी करती है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज़ किया जाता है, मीन्स अगर यूज़ किया जाता है, वो कौन सी एल्गी से प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आज का क्वेश्चन है। तो आज हम